गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विज्ञान की क्लास में और साथ में एनबीएफ स्कूल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि लास्ट वीडियो में हमने जन्म तंत्र को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो उसी टॉपिक में कुछ सब टॉपिक आते हैं। आज हम उन सब टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सब टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन के पद, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पद आते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनन की प्रक्रिया में। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे जो पद आता है उसको हम कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण किस तरह से होगा, जनक संतति है। देखिएगा, जनक संतति है, जनक या तो होगा नर या फिर होगा मादा। तो नर से बनेंगे नर जनक, या हम कहें नर युग्मक। तो इसी तरह से मादा से बनेंगे मादा युग्मक। यानी वह प्रक्रिया जिसमें जनकों से युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जनन कहा जाता है। अब हम बात करें अगर नर के संदर्भ में, तो देखिएगा नर में यह जो प्रक्रिया है वो संपादित होती है वृषणों में, और उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, शुक्र जनन। यानी वृषण में जो होने वाली क्रिया है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होगा, उसको नाम दिया जाता है शुक्र जनन, जो कि एक तरह से युग्मक जनन है, और उसका जो अंतिम उत्पाद होगा वो होगा शुक्राणु। इसी तरह से हम बात करें मादा की, तो मादा में क्या होगा, वहां प्रक्रिया होगी अंडाशय में। यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया मादा में अंडाशय में संपन्न होती है, और अंडाशय में होने वाली प्रक्रिया को नाम दिया जाता है अंड जनन। और उस प्रक्रिया के अंत में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या बनेगा, पता लग गया होगा आपको, यहाँ निर्माण होगा अंडाणुओं का। यानी यहाँ अंडाणु बनेंगे, और जो नर में होने वाले शुक्र जनन की क्रिया है उसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होगा। यानी युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है नर और मादा दोनों में संपादित होती है। नर में वृषण में होगी, नाम देंगे शुक्र जनन, जिसके द्वारा शुक्राणु बनेंगे, और मादा में, स्त्रियों में वहां अंडाशय में होगी प्रक्रिया, नाम दिया जाएगा अंड जनन, जिसके अंतिम उत्पाद के रूप में अंडाणु प्राप्त होंगे। तो ये था प्रथम पद। बात करते हैं द्वितीय पद की। द्वितीय पद, द्वितीय और महत्वपूर्ण पद जिसको अपन कहते हैं निषेचन। निषेचन को एक नाम और भी दिया जाता है, निषेचन या संयुग्मन। इसको संयुग्मन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी देखा प्रथम पद में नर जनक से नर युग्मक बने हैं, मादा जनक से मादा युग्मक बने हैं। अब प्रक्रिया यहाँ आगे बढ़ेगी। देखिएगा, जनक है, जनक से दो प्रकार के हैं, जनक दो प्रकार के, नर जनक और दूसरा वाला है मादा जनक। नर से बनेंगे नर युग्मक और मादा में बनेंगे मादा युग्मक। जब युग्मकों का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है, इसके पश्चात इनके संयुग्मन की क्रिया होती है, इनके युग्मन की क्रिया होती है। इस युग्मन की क्रिया को नाम दिया जाता है निषेचन, जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का संयोजन होगा। निषेचन की प्रक्रिया होगी जिसका अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त होगा युग्मनज। युग्मनज जिसको कि जाइगोट भी कहा जाता है। यानी युग्मनज जो है वो निषेचन की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। वापस देखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो संयोजित होकर निर्माण करते हैं युग्मनज का, जो कि निषेचन का अंतिम उत्पाद माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पद की ओर। तो ये था द्वितीय पद जिसको निषेचन या संयुग्मन कहा गया। तृतीय पद, तृतीय पद में निर्माण होगा भ्रूण का। और साथ में यहां बनेगी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसको कि अपरा कहा जाता है, प्लेसेंटा एवं अपरा का निर्माण। सुनिएगा ध्यान से, देखिए जाइगोट बन गया, भ्रूण बन गया, सॉरी जाइगोट बन गया, जिसको अपन ने कहा युग्मनज। युग्मनज बनने के बाद जो संरचना बनती है उसको नाम दिया जाता है भ्रूण।
अब यहाँ पे एक अति महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, आप ये सुनिएगा ध्यान से। युग्मनज, आपको क्या लगता है युग्मनज एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा? ध्यान दीजिएगा, युग्मनज एक कोशिकीय संरचना है, यानी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। अति महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आ रही है, एक कोशिका वाली संरचना है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सजीव बहुकोशिकीय है, तब भी जीवन की शुरुआत हमेशा सिंगल सेल से होगी और उस सिंगल सेल को नाम दिया जाता है युग्मनज। सिंगल सेल है। अब इससे बनेगा भ्रूण, और भ्रूण कैसा होगा? भ्रूण में एक कोशिका नहीं होगी वरन अनेक कोशिकाएं यहाँ पे होंगी, और यहाँ अनेक कोशिकाएं हैं इसलिए भ्रूण कहलाएगा बहुकोशिकीय। क्यों बना है भ्रूण बहुकोशिकीय, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिएगा, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं, जो कि हम कह रहे हैं भ्रूण बना। तो ऐसा क्या हुआ एक कोशिका में जिसकी वजह से बहुत सारी कोशिकाएं बनी है? पता होगा आपको, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे यहाँ अंदाजा लगा पा रहे होंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन केवल एक ही प्रकार का तो है नहीं, ये भी 3 प्रकार का होता है। आपने केवल 2 ही प्रकार पढ़े होंगे, समसूत्री और अर्धसूत्री। तीसरा प्रकार होता है असूत्री। याद रखिएगा, जिस तरह पदार्थ की 5 अवस्थाएं संभव हैं, उसी तरह से जो विभाजन है वो 3 प्रकार से संभव है। असूत्री विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री। आपको जानकारी है, दोनों की बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए हैं 9th क्लास से। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो विभाजन होगा वो कौन सा वाला होगा? यहाँ पे होगा समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन। क्या है समसूत्री कोशिका विभाजन? वह विभाजन जहां लगातार कोशिकाओं की संख्या दुगुनी होती चली जाती है, डबल होती चली जाती है, उसको हम कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक कोशिकीय युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण कैसे बना है। तो ये रहा तृतीय पद। इसके साथ साथ एक और संरचना यहाँ पे आपको दिख रही थी, निषेचन के 6th से 8th डे पे, निषेचन के 6th से 8th डे पे जो युग्मनज है वो मादा के गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम हमने पढ़ी थी, आंतरिक जो भित्ति होती है उससे एक नलिका के द्वारा चिपक जाता है। उस नलिका को नाम दिया जाता है अब्रा या प्लेसेंटा। फिर से सुनिएगा, निषेचन होने के 4th to 6th डे, यानी 4 से 6 दिन बाद जो युग्मनज बना है वो मादा के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, जिसको कि हमने नाम दिया था एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम से एक नलिका नुमा संरचना। नलिका किससे बनी है? प्लास्टिक से। क्या लगता है आपको? प्लास्टिक से बनी होगी। प्लास्टिक कैसे आएगा भाई, जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स हैं या बोन्स हैं, प्लास्टिक का क्या काम है? जरूरत नहीं प्लास्टिक की। मसल्स से बनेगी ट्यूब, हमारी एलिमेंट्री कैनाल पाइप की तरह है। क्या वो प्लास्टिक का पाइप है? आहार नाल हमारी, हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र को, क्या हमारी आहार नाल में पाइप प्लास्टिक का है या आहार नाल एक पेशीय पाइप है? पेशीय पाइप है भाई। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, जो अपरा है एक पेशीय नलिका नुमा संरचना होती है, और इस अपरा के द्वारा ही जो शिशु है मादा के शरीर से पोषक पदार्थों को प्राप्त करेगा। तो स्वयं के शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को इस नलिका के द्वारा ही मादा के शरीर में पहुंचाया जाएगा। उसके बाद उनको मादा के शरीर से, मादा के उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और अब अंतिम पद में अपन पहुंच चुके हैं। इस अंतिम पद को कहा जाता है प्रसव या शिशु जन्म। प्रसव या शिशु जन्म। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी आ रही है आपकी, गर्भकाल, गर्भावधि भी जिसको कहा जाता है, गर्भावधि या गर्भकाल। देखिए, गर्भावधि या गर्भकाल एक ही बात है। गर्भावधि, गर्भकाल, गर्भ का है जो काल, गर्भ की है जो अवधि, यानी जितने टाइम पीरियड में शिशु का जन्म होगा वो समय जो होता है उसको गर्भावधि या गर्भकाल कहा जाता है। परिभाषा हम किस तरह से देंगे? निषेचन से शिशु जन्म तक की अवधि को, यानी जिस दिन निषेचन हुआ उसके बाद से शिशु जन्म तक की अवधि को गर्भकाल या गर्भावधि कहा जाता है, जो मानव में लगभग फिक्स मानी जाती है, निश्चित मानी जाती है। कितनी होती है? 270 डेज, या हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, या आपके दिन हो जाते, मंथ की बात करें तो 9 मंथ का टाइम पीरियड इसको मान लिया जाता है। 9 माह का समय इसको माना जाता है। निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक की अवधि को गर्भकाल या गर्भावधि कहा जाता है। अब जो बात हम करने जा रहे हैं, अंतिम पद पे अपन पहुंच चुके हैं, प्रसव या शिशु जन्म, यानी विकसित शिशु का योनि मार्ग द्वारा माता के शरीर से बाहर निकलना ही प्रसव कहलाता है। इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है प्रसव या शिशु जन्म। अब क्रिया आसान नहीं है, इस प्रक्रिया में भी हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। कुछ प्रमुख
हार्मोन्स यहाँ पे अपन डिस्कस करना चाहेंगे। देखिएगा रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा, मादा की जो श्रोणि मेखला है, श्रोणि मेखला में एक बोन होती है जिसको कहा जाता है प्यूबिक सिंपसिस बोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स, जैसे इसका नाम आ रहा है रिलैक्सिन, तो ये क्या काम करेगा, ये उस बोन को रिलैक्स करेगा और साइज में उसको एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा साइज में। इसी के साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। हार्मोन को नाम दिया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है। जो पेन उत्पन्न करेगा वो काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा। तो ये हमारा अंतिम पद था, प्रसव या शिशु जन्म। तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरह से पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा। इसके पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। आंसर्स भी लिखेंगे, केवल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा कि आप पुलिस सर ने कहा था क्वेश्चंस करने, आंसर किधर है भाई, तो क्वेश्चंस के साथ साथ आप आंसर्स भी करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।